अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। एफएससी सेकेंड ईयर वाले आप लोगों की पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम है। चैप्टर नंबर 1 है जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को दे दिया था। अब सेकंड लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आइडियोलॉजी। कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स कहते हैं बेसिस, पार्ट या पीस को, ठीक है, किसी भी चीज़ के। तो इससे मुराद ये हुई कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी यानी कि पाकिस्तान का जो तसव्वुर था, पाकिस्तान बनाने की जो सोच थी, उसके जो मुहर्रिकात बने या जिन चीज़ों की वजह से वो वजूद में आई वो क्या थे। इसमें सबसे पहला है इस्लाम। द रिलीजियस belief of the Muslims living in the northwestern and the northeastern regions of the Indian subcontinent was the first and the foremost motivating force behind their demand for Pakistan. पाकिस्तान की डिमांड के पीछे शुमाल मशरिक और शुमाल मगरबी जो हिस्से के मुसलमान थे, उनका वो रिलीजियस बिलीफ था, यानी मजहबी अकीदा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। ठीक है, यानी दर हकीकत क्या में पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अब फॉरमोस्ट एक वर्ड आया हुआ इसमें, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे आगे जो उनका मकसद था, ठीक है, वो इस्लाम था। In 1948, the Quaid-e-Azam said that the demand for Pakistan was not merely a question of acquiring a piece of land. यानी 1948 में कायद-ए-आज़म ने इस बात की वजाहत भी कर दी कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था। पाकिस्तान वाज मेंट टू बी अ लेबॉर्ट्री फॉर प्रूविंग द वैलिडिटी यानी कहने का मकसद है कि जिसमें किसी चीज़ को दुरुस्त साबित किया जाए, सच्चाई एंड ट्रुथ ऑफ द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, और यानी कि इस्लामी जो असूल व ज़वाबित हैं कायद-ए-आज़म के मुताबिक, उन सब को सही साबित करने के लिए हमें एक तजर्बागाह यानी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत थी, जिसमें इस्लाम के जो यानी मज़हब जो है, इसकी तबलीग, इसके जो एहसासात और ख़यालात हैं या जो हमारे अपने तौर तरीके हैं इस्लामी, उनके मुताबिक मुसलमान ज़िंदगियाँ बसर करें। Elaborating the guiding principle that formed the basis and Islamic State, the Quaid-e-Azam said. और गाइडिंग प्रिंसिपल से मुराद होती है रहनुमा उसूल। कायद-ए-आज़म ने एलेबोरेटिंग का मतलब होता है तफसील से मज़ीद वजाहत से इस बात को बयान करते हुए कहा कि फंडामेंटली इन एन इस्लामिक स्टेट अथॉरिटी रेस्ट्स विद ऑलमाइटी अल्लाह, यानी कि एक इस्लाम बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो इस्लाम में हर चीज़ की ताकत और इक़्तिदार आला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी ताकत इस्लाम में अल्लाह ताला के पास है। द वर्किंग ऑफ एन इस्लामिक गवर्नमेंट इज़ कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द कुरानिक प्रिंसिपल एंड इंजंक्शंस। ठीक है, इंजंक्शंस कहते हैं अहकामात को, प्रिंसिपल्स कहते हैं, कुरानिक प्रिंसिपल से मुराद यहाँ पे है कुरान पाक के असूल व ज़वाबित। ठीक है, तो कहते हैं कि एक इस्लामी रियासत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी असूलों और अहकामात के मुताबिक चल सकती है। इन एन इस्लामिक स्टेट नीदर इट्स हेड नोर एनी पार्लियामेंट और एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल कैन एक्ट एब्सोल्युटली इन एनी मैटर। एक इस्लामी रियासत में पार्लियामेंट या किसी इदारे या किसी एक फ़र्द को किसी भी मामले में अपनी मनमानी करने का इख्तियार हासिल नहीं होता। Only the Quranic injunctions control our behavior in the society and in politics. सियासत में और मुआशरे में हमारे रवैये को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कुरानी अहकामात पर अमल किया जाता है। यानी कि इस्लाम में डेमोक्रेसी, पेज नंबर 6 पे हूँ मैं, और डेमोक्रेसी इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है। सिस्टम ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेनिंग दैट द कायद-ए-आज़म इन आर रेडियो मैसेज एड्रेस टू द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेड। कायद-ए-आज़म ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों से खिताब करते हुए कहा, एक इस्लामी रियासत जमहूरी असूलों पर कायम होती है। अब जमहूरी असूल क्या होते हैं? डेमोक्रेसी का मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि यानी कि अवाम जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करके वोटिंग के ज़रिए एक फ़र्द को मुंतखब करते हैं, ठीक है, जो कि उनके हुकूक के लिए और उनकी मर्ज़ी और राय के मुताबिक हुकूमत को लेके चलता है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को
राइज किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज येट टू बी फ्रेम्ड बाय द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। पाकिस्तान का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना आइन को, पाकिस्तान का आइन अभी बनना है, ठीक है। और इस आइन को कौन बनाता है? पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से मुराद ये है दस्तूर साज असम्बली जो कानून बनाती है, ठीक है। तो कायदे आज़म कहते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान का आइन अभी बनना है जिसे कि दस्तूर साज असम्बली बनाएगी। आई डोंट नो व्हाट द अल्टीमेट शेप ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गोइंग टू बी। मुझे नहीं पता कि इसकी हतमी शक्ल क्या होगी या क्या होने जा रही है, बट आई एम श्योर दैट इट विल बी ऑफ अ डेमोक्रेटिक टाइप। लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि ये जमहूरी टाइप की होगी, ठीक है। एम्बॉडिंग द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम टुडे देयर आर एज एप्लीकेबल इन एक्चुअल लाइफ एज दे वर 1400 ईयर्स अगो। ये उसूल आज की अमली ज़िंदगी में भी इसी तरह काबिल अमल हैं जिस तरह आज से 1400 साल पहले थे। इस्लाम एंड इट्स आइडियलिज्म हैज़ टॉट अस डेमोक्रेसी, फरवरी 1948। इस्लाम और इसकी म्यार पसंदी ने हमें जमहूरियत का सबक सिखाया है, ठीक है। ये सारा डेमोक्रेसी के बारे में कायद-ए-आज़म का फरमान था जो कि उन्होंने रेडियो के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से खिताब करते हुए कहा था, ठीक है। तो आगे हम पेज नंबर 7 पे हैं और इसका फिर आ जाता है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी इंसाफ, मसावात और एहसास ज़िम्मेदारी। The Qaid-e-Azam explained the fundamental principles of an Islamic state in the following words. कायद-ए-आज़म ने एक इस्लामी रियासत के जो बुनियादी असूल थे उनकी वजाहत इन अल्फाज में की। इट इस्लाम, इट से मुराद यानी इस्लाम ब्रैकेट में है, हैज़ टॉट इक्वालिटी ऑफ मैन, जस्टिस एंड फेयर प्ले टू एवरीबॉडी। वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ दोज ग्लोरियस ट्रेडिशंस एंड we are fully alive to our responsibilities and obligations कहते हैं फ़राइज़ को, as farmers of the future constitution of the Pakistan। कायद-ए-आज़म ने इस्लामी रियासत के असासी असूलों की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया कि इस्लाम ने हमें सिखाया है कि तमाम इंसानों को बराबर समझें, हर शख्स के साथ इंसाफ और हुस्न सलूक का मुआमला करें। हम शानदार रिवायात के अमीन हैं, इनहेरिटर्स से मुराद यहाँ पे ये है, ठीक है। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार के लिए फार्मर्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। मेमार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ से पूरी तरह आगाह हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हुकूक। द हिंदू लीडरशिप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। हिंदुओं की जो लीडरशिप थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया साउथ ईस्ट एशिया में। द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स, ठीक है। इंतहा पसंद और मॉडरेट्स कहते हैं इत्तदाल पसंद यानी कि असूल से चलने वाले, और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो इंतहा पसंद होते हैं जो कि किसी की बात नहीं सुनते और अपनी मर्ज़ी करते हैं और ज़्यादातर नुकसान ही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द कांग्रेस वॉज फुली ओवरपावर्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट एट द juncture of history, the British decided to transfer power to the Indian hands। जब ब्रिटिश ने इंडियन हैंड्स में यानी इंडिया के हाथों में हुकूमत देने का फ़ैसला किया था, तो उस वक्त जो हुकूमत थी वो मुकामी इंतहा पसंदों के हाथ आने वाली थी, यानी कि इंतहा पसंद जो है ना वो उस वक्त हुकूमत में थे। In this state of affairs, the Muslims and the other minority communities in the region started feeling that if the Indian government is entrusted to the extremist Hindu hands, they will deprive the non-Hindus of their basic fundamental rights। इस सूरत हाल में मुसलमान कौम और खिते के दूसरे अक़लियती ग्रोहों जिसे माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं यानी दूसरे मज़ाहिब के जो लोग थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हिंदुस्तान पर हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत कायम हो गई तो वो गैर हिंदुओं यानी कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं जिनमें मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई और बहुत सी मुतअद्दिद कौमें थीं बरसगीर में जो बसती थीं, तो उन सब को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो द फीलिंग सर्व्ड एज द स्ट्रॉन्ग मोटिव फोर्स बिहाइंड द मुस्लिम डिमांड फॉर पाकिस्तान।
ये वाला जो एहसास था कि यानी कि हमें हमारे बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया जाएगा क्योंकि हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों में हुकूमत आ जाएगी, तो इसके नतीजे में ये बहुत बड़ा बाइस बनी ये वजह मुसलमानों के इस फैसले पे कि उन्हें एक अलग वतन यानी कि पाकिस्तान चाहिए होगा। एंड फॉर द सेम रीज़न इसी वजह से, इसी बुनियादी वजह से द नॉन मुस्लिम्स ऑफ दिस रीजन, इसी रीजन के नॉन मुस्लिम जो थे, रेंडर्ड फुल सपोर्ट टू द मुस्लिम डिमांड फॉर पाकिस्तान, उन्होंने भी मुकम्मल साथ दिया मुसलमानों का पाकिस्तान की डिमांड में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अंडरलेइंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज एरिया। ठीक है, अगर हम इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें तो एक बहुत अहम मकसद जो था ना इस पाकिस्तान की डिमांड का, उसका मकसद था लोगों के बुनियादी हकूक़ को सेफ गार्ड करना, यानी उनकी हिफाजत करना, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स भी इस बात पे मुत्तफ़िक हो चुके थे कि अगर हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत आ गई तो वो हमें हमारे हकूक़ से महरूम कर देंगे। ठीक है, द मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स अलाइक, द कायद-ए-आज़म वाज अ ग्रेट The Quaid-e-Azam was the great champion of the human rights. Addressing the first session of the first Constituent Assembly of Pakistan, the Quaid-e-Azam said, कायद-ए-आज़म जो कि एक बहुत बड़े हामी थे इंसानी हुकूक़ के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट जो असम्बली का सबसे पहला इजलास था पाकिस्तान का, उसमें खिताब करते हुए कहा यू आर फ्री, यानी किससे खिताब किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आ जाता है कि यानी कहने का मकसद है माइनॉरिटी के मुतालिक कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था। ठीक है, You are free to go to your temples. आप आज़ाद, you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. August 11, 1947. कायद-ए-आज़म ने कहा कि तुम लोगों का ताल्लुक़ यानी माइनॉरिटीज़ का किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, और किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी नस्ल से हो, इससे पाकिस्तान की रियासत को या किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम लोग शुरू करो इन्हीं असूल, बुनियादी असूलों के तहत। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि तुम सब शहरी हो इस रियासत के। ठीक है, यानी कायद-ए-आज़म ने उनको फ्री कर दिया और इजी कर दिया कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बिल्कुल उनको बराबर के हकूक़ हासिल हैं, वही जो कि पाकिस्तान के मुस्लिम शहरियों को हासिल हैं, वही तमाम हुकूक नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हुकूमत ने वज़ा कर दिए हैं। ठीक है, और हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम माइनॉरिटीज़ का अपने मुल्क में ख्याल रखें। और यहाँ पे हमारा ये जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था 6 और 7 पेज पे, कंपोनेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आइडियोलॉजी, ये हमारा ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 1 है जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 8 है मेरे पास, और आप लोगों का टॉपिक है सेकेंड ईयर पाकिस्तान द आउटकम ऑफ सस्टेन्ड मुस्लिम एफर्ट्स। सस्टेन मुस्लिम एफर्ट्स से मुराद मुसलमानों की वो अनथक कोशिशें थीं जिनके नतीजे में पाकिस्तान बना। लैंडमार्क इवेंट्स, इनसे मुराद तारीख़ी वाक़यात होते हैं। ठीक है, 1857 टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, 1857 से लेके पाकिस्तान बनने तक के। ब्रिटिश असेंडेंसी, बरतानवी उरूज। ठीक है, असेंडेंसी से मुराद होती है उरूज। इन द ईयर 1857 800 ईयर लॉन्ग मुस्लिम रूल ओवर इंडिया कम टू एन एंड। 1857 में हिंदुस्तान पर 800 साल तवील मुस्लिम हुक्मरानी का खात्मा हुआ। In 1858 इंडिया वॉज गिवन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और इंडिया यानी कि बरे सगीर जो है 1858 में बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे साया आ गया, यानी कि बरतानवी हुकूमत आ गई। The Aligarh movement. So Sayyid found the solution of the Muslim problem in the British education system and in making friendship with the British rulers. In 1875, he founded the Aligarh School and established many other educational and research institutions, and also brought out a magazine, Tehzeeb ul-Akhlaq. Urdu Hindi controversy started by the Hindus in 1867 gave Sayyid ideas a new direction.
अलीगढ़ मूवमेंट का जो क्वेश्चन है आपका वो इसमें कवर होगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल तलाश किया इस बात में कि मुसलमानों को चाहिए कि एक तो वो बरतानवी हुक्मरानों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, और दूसरा ये कि वो बरतानवी तालीम में दिलचस्पी लें, जदीद तालीम हासिल करें बरतानवी, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम उस वक्त राइज हुआ था। इन 1875 ही फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल एंड इस्टेब्लिश मैनी अदर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। 1875 में यानी 1875 में उन्होंने अलीगढ़ स्कूल को कायम किया, यानी उसका क़याम अमल में आया, और एक बहुत सारे इसके अलावा तालीमी इदारे उन्होंने इस्टेब्लिश किए इसी सिलसिले में मुसलमानों की तालीम के लिए। याद रखिएगा सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ के बहुत सारे दूसरी क्लासेस के भी और प्रोग्राम्स डाले हुए हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आप वो भी सुन सकते हैं 9th क्लास के। इसके अलावा हिस्ट्री 8th क्लास की, उसमें बहुत सी मालूमात हैं। तो इसके हवाले से ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत तवील टॉपिक है जिसमें कि उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन के लिए बहुत एफ़र्ट्स की थी। ठीक है, तो हम वही वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट लिखा हुआ है और ये बता रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस सिलसिले में कई इदारे कायम किए, और बल्कि एक रिसाला उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, निकाला था, तहज़ीबुल इखलाक के नाम से। ठीक है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा ये था कि हिंदू कहते थे कि हमारी ज़ुबान हिंदी जो है ना वो यहाँ पे राइज होगी। ठीक है, जबकि मुसलमान कहते थे कि हमारी ज़ुबान उर्दू है, इसलिए हम उर्दू बोलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है ये हिंदुओं ने उठाया था कि हिंदी ज़ुबान जो है वो सब तरफ राइज होगी और उर्दू का वजूद जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि याद रखिए कि उस ज़माने में शोरा वगैरह जितने शायर हैं, शायर हजरात हैं, ये इन्होंने उर्दू ज़ुबान पे बहुत काम किया था और बहुत तरक्की दी थी बरसग़ीर में ही। ठीक है, तो इसके ख़िलाफ़ हिंदुओं ने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने 1867, ये आपने याद रखनी है डेट, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि उर्दू हिंदू तनाज़ा आपका कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान के जो ख़यालात थे उनको एक नई सिमत मिल गई इस हवाले से कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। जो अपनी ज़ुबान पर इतना लड़ रहे हैं और इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। इन हिंदू एंटागनिज़म टुवर्ड्स, एंटागनिज़म कहते हैं दुश्मनी को, ठीक है, टुवर्ड्स उर्दू के ख़िलाफ़ हिंदुओं की जो दुश्मनी थी, ही फोर्सा, उन्होंने पहले से ही समझ आ गया था कि आप पार्टिंग ऑफ द वेज बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और यही बात उर्दू हिंदी तनाज़ा सबसे बड़ी वजह बना इनके दरमियान ये पार्टीशन की जो वजूहात थी। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट्स, इंतहा पसंद हिंदुओं की जो तहरीकें थी, ठीक है, द एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ मूवमेंट, आर्या समाज फ्लोरिश्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी की आखिरी 2 दहाइयों में बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुँच गई। द मूवमेंट एम्ड एट रिकन्वर्टिंग द मुस्लिम्स टू हिंदुज़म। ठीक है, और इस तहरीक का मकसद क्या था कि मुसलमान जो थे ना उनको हिंदू बनाना। ठीक है, बैंकिम चंद्रा चित्र जी wrote a novel Anand Myth which provoked Muslims' religious sentiments. Anti-Muslim epic Bande Matram was a part of this novel. अच्छा, अब ये यहाँ पे जो बैंकिम चंद्रा चित्र जी हैं, इन्होंने एक नावल लिखा था जिसको आनंद मिथ के नाम से, ये अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो रही हो तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही बनती है। विच प्रोवोक्ड मुस्लिम्स, जिसने मुसलमानों को मुश्तिल कर दिया रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मजहबी जज्बात को। एंटी मुस्लिम एपिक, जो एंटी मुस्लिम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना उन्होंने बंदे मातरम नावल का एक हिस्सा था। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें किया ये गया था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली गई थी, जिसकी वजह से मुसलमान जो है मजहबी तौर पर मुश्तिल हो गए, नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए। पाकिस्तान इज़ द आउटकम ऑफ द सस्टेन्ड मुस्लिम स्ट्रगल स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1990 years. In order to understand the real nature of this struggle, we must be aware of the significant events that took place during this period.
मुसलमानों ने 90 साल तक जद्दोजहद की थी, तब पाकिस्तान बना था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ दिस स्ट्रगल, इस जो मुसलमानों की जद्दोजहद थी ना, 90 साल कोशिशें जो उनकी थी, इनको समझने के लिए हमें इन अहम वाक़यात से आगाह होना पड़ेगा जो कि इस दौर में हुए थे। ठीक है, यानी बैकग्राउंड हमें इसका देखना होगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द ईयर 1905, 1905 में लॉर्ड कर्जन पार्टीशनड बंगाल ने तकसीम कर दिया बंगाल को इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। दिस स्टेप वाज टेकन मेनली ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ये जो स्टेप लिया गया था ये इंतज़ामी आसानियों के लिए लिया गया था, यानी कि कुछ मसाइल आ रहे थे इंतज़ामिया के इंतज़ाम को संभालने में, इसलिए बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, ईस्ट और वेस्ट। सिंस दिस पार्टीशन बेनिफिटेड द मुस्लिम्स, लेकिन इस पार्टीशन से क्या हुआ कि ये मुसलमानों के हक में जा रही थी। द हिंदूज एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज्ड इट vehemently. The Muslims started to feel that they should have a political platform of their own to voice their aspirations and take their demands up with the government. तकसीम बंगाल से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन हिंदुओं ने इसकी, अब ये यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है vehemently, ठीक है, इसका मतलब होता है एंग्रीली और बोल्डली, यानी कहने का मकसद ये है कि हिंदुओं ने इसकी शदीद मुखालफत की। द मुस्लिम स्टार्टेड टू फील दैट दे शुड हैव अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑफ देयर ओन टू वॉइस देयर एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस कहते हैं जी ख्वाहिशात को, ठीक है, डिज़ायर्स को। तो मुसलमानों को कुछ ऐसा महसूस होने लगा इस तकसीम बंगाल के बाद कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है ऐसा जिसके ऊपर वो अपनी, जहाँ पर वो अपनी सियासी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं और अपनी डिमांड्स पेश कर सकते हैं हुकूमत के आगे। ठीक है, The Shimla deputation and the demand for the separate electorate, इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिमला डेपुटेशन और अलहदा इलेक्टोरेट का मुतालबा मुसलमानों की तरफ से। 35 टॉप रैंकिंग मुस्लिम लीडर्स कॉल्ड ऑन द देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एट शिमला ऑन अक्टूबर 1, 1906। 1906 1 अक्टूबर को शिमला की तरफ बुलाया गया। ठीक है, 35 जो टॉप रैंकिंग मुस्लिम लीडर्स थे उनको, ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो की तरफ से शिमला के मुकाम पर, शिमला एक जगह का नाम है इंडिया में, एंड प्रेजेंटेड द मुस्लिम्स डिमांड बिफोर हिम। ठीक है, और उन्होंने पेशकश की कि मुसलमान अपनी डिमांड्स उनके सामने पेश करें। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द मुस्लिम डिमांड्स। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत बड़ा मुतालबा पेश किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट से मुराद इंतखाबी हलका है, यानी मुसलमान चाहते थे कि उनका एक अलग इंतखाबी हलका हो। ठीक है, वो मुसलमान अपनी अलग हैसियत चाहते थे कि मुस्लिम होने के नाते उनका एक अलग इंतखाबी हलका हो, यही सबसे बड़ी डिमांड थी मुसलमानों की उस शिमला डेपुटेशन में। Viceroy's attitude was sympathetic and encouraging. Sympathetic जो होता है ना, ये हमदर्दाना और जुरतमंदाना या हिम्मत दिलाने वाला उनका एटीट्यूड था। वाइसरॉय जो थे, कौन से वाइसरॉय थे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट, encouraged by the success of the Shimla deputation, the Muslim decided to establish the All India Muslim League. इस कामयाबी के बाद, शिमला डेपुटेशन की जो कामयाबी थी मुसलमानों की, यानी कि बात भी सुनी गई, ठीक है, और उनके साथ अच्छा सलूक किया गया था। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जमात को। ठीक है, सबसे पहली जो कोशिश हुई थी वो उस वक्त हुई थी। द डिसीजन वाज टेकन एट द सेशन ऑफ द मॉम्बडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मॉम्बडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ये वाला फ़ैसला किया गया था, हेल्ड एट ढाका। ठीक है, जो कि ढाका में हेल्ड की गई थी, मुनक्किद की गई थी इन दिसंबर 1906, दिसंबर 1906 में। सोल पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू टेक अप द मुस्लिम डिमांड्स विद द गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। सोल पर्पस कहते हैं वाहिद मकसद को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वह मुसलमानों की तरफ से, कि मुसलमान चाहते थे मुस्लिम लीग के क़याम का वाहिद मकसद
मुसलमानों के मुतालबात को आईनी ज़राए से हुकूमत के सामने पेश करना था। तो यहाँ पे हम लोगों का पेज नंबर 8 ख़त्म हो गया और पेज नंबर 8 पर हम लोगों ने पढ़ा पाकिस्तान दी आउटकम्स ऑफ सस्टेन्ड मुस्लिम एफर्ट्स। ठीक है, इसमें हमने अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट पढ़ी, द पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ी, शिमला डेपुटेशन पढ़ा हमने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग पढ़ा हमने। ठीक है, इसका एक एक लफ्ज़, इसकी एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से याद करनी है। आपकी बुक की काफ़ी होती है आपके नोट्स बनाने के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ इसको याद भी करते रहें। इससे जो है एकदम से ये सारी चीज़ें याद नहीं होती, इसकी बेस बनानी पड़ती है। हो सके तो आप दूसरी जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ से भी इनकी बुक्स लेकर तो आप अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। पंजाब की बुक्स जो हैं 9th क्लास की, फेडरल की, इसके अलावा उन्हें बहुत डिटेल से ये सब चीज़ें दी हुई हैं और आप पढ़ भी आए हैं पीछे।